प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, मेरा जो प्रश्न पत्र है वो विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श है। इसमें मेरा 29वां जो प्रकरण है वो निर्देशन के सिद्धांत, जिनको अधिनियम भी कहते हैं, ये मेरी इसका थर्ड भाग है। और 2 भाग मैंने इसको पहले बता दिए थे, 27वां 28वां, जिसमें निर्देशन के सिद्धांत, अधिनियम, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ मैं 29 में इसमें जो लिफीवर, टेलेस, जोन्स, टेक्सलर के अनुसार जो सिद्धांत हैं, जो निर्देशन के अधिनियम हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो ये है कि निर्देशन प्रदत्त जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना आवश्यक है। देखिए, निर्देशन जो प्रदान करते समय या निर्देशन प्रदत्त जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित है, तो वो किस प्रकार से, देखिए, इसमें सबसे पहले आता है प्राय जो निर्देशन के अंतर्गत हैं। हमेशा लगभग करीब जो निर्देशन के लगभग हैं या अंतर्गत हैं, वो प्रदत्त जो संकलन है, जो प्रदत्त क्या है, संकलन, एकत्रित करना, उनके विश्लेषण पर आधारित जो भी निष्कर्ष, उनके विश्लेषण के आधार पर जो भी कोई निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी कोई क्या निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं विश्लेषण के आधार पर, को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो विश्लेषण निकलते हैं उन पर बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। और समस्या ये सही है कि समाधान के लिए प्रदत्तों, ये सही है कि समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रदत्त का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। प्रदत्त जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है उसका होना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों है कि देखिए, इसके अभाव में अगर निर्देशन जो प्रक्रिया है, अगर इसके अभाव में, इसकी कमी में जो निर्देशन की प्रक्रिया है, क्या है साहब, निर्देशन की जो प्रक्रिया है, इसके अभाव में, किसके अभाव में, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के अभाव में। किसके अभाव में साहब, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के अभाव में जो प्रदत्त विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतया निरर्थक भी है। वो पूर्णतया क्या है, निरर्थक है, बेकार है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और प्रदत्त जो विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ प्रदत्त जो विश्लेषण है उसमें व्यक्तिनिष्ठ के समावेशन के आशय पर, समावेशन के आधार पर, आशय पर निर्देशन प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति के हित हैं, निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्या है, हित हैं, उनकी क्या हो रही है, उपेक्षा। उनकी क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है साहब। उनकी क्या की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को क्या आवश्यक है, इसलिए यह आवश्यक है कि जो निर्देशन प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है उसको प्रदत्तों की समुचित संकलन, उसको प्रदत्तों की समुचित संकलन करने की जानकारी प्राप्त हो। पहले संकलन करने की क्या जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अगर उसको संकलन की जानकारी का अभाव है
तो वह पूरा नहीं कर पाएगा उसको। और उन प्रदत्त जो विश्लेषण करने की वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं साहब? वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। किसकी? विश्लेषण प्रदत्त करने की। कौन सी विधियां हैं? विश्लेषण प्रदत्त करने की जो विधियां हैं, उन विधियों से वह निर्देशनकर्ता भली भांति परिचित होना चाहिए। भली भांति क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए। कौन होना चाहिए? निर्देशनकर्ता। निर्देशनकर्ता उनसे भली भांति परिचित होना चाहिए, तब जाकर के ये प्रक्रिया आती है। जो निर्देशन प्रदत्त के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना आवश्यक है। निर्देशन प्रदत्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि संकलनकर्ता की जो जानकारी प्राप्त करने के लिए उन प्रदत्त जो विश्लेषण है, उन विश्लेषण करने की जो वस्तुनिष्ठ विधियों में से सभी को भली भांति परिचित होना चाहिए। उन विधियों की जानकारी होनी चाहिए। उन जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के जो समुचित संकलन करता है वह इस जानकारी के अभाव में प्रदत्त जो विश्लेषण करने की जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, उन विधियों से भली भांति अगर परिचित है तो वह सफल है, और परिचित नहीं है तो वह असफल है। इसलिए निर्देशन जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना अति आवश्यक है। इसके लिए बहुत जरूरी है, निर्देशनकर्ता के लिए ये जो प्रदत्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना बहुत ही आवश्यक है। ये विचार किसने रखे हैं? ये विचार रखे हैं लिफीवर, टेलेस, जॉन टेक्सलर, इन तीनों के विचार हैं। ये किसके बारे में विचार है? निर्देशन के सिद्धांत, जिसको अधिनियम भी कहते हैं, निर्देशन के अधिनियम भी कहा जाता है। भ्रमित मत होना बिल्कुल 1% भी। निर्देशन के सिद्धांत और निर्देशन के अधिनियम बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें, आप लोग भ्रमित न हों। इसलिए निर्देशन के जो सिद्धांत हैं, निर्देशन के जो अधिनियम हैं, वो एक ही हैं, उनमें कोई भी लेस मात्र अंतर नहीं है। केवल सिद्धांत और अधिनियम लिखने का अंतर है बस। बाकी के वो की वही हैं, चाहे उनको निर्देशन के सिद्धांत कह लो और चाहे निर्देशन के अधिनियम कह लो। इसका विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार से भ्रमित न हो। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया है, जिसमें निर्देशन प्रदत्त के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना बहुत आवश्यक है। अगर उन विधियों की जानकारी होगी तो वो सफल होगा निर्देशनकर्ता। अगर विधियों की जानकारी नहीं है, उसका अभाव है, तो वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए जो समस्या सही समाधान के लिए जो प्रदत्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसका अभाव में निर्देशित जो प्रक्रिया है वो प्रयोग किया जाना पूर्णतः असमर्थ है, पूर्णतया निरर्थक है, असफल है। किसके अभाव में? वस्तुनिष्ठ विधियों के भली भांति के अभाव में।
वस्तुनिष्ठ जो वो है विधियां हैं, उन विधियों के अभाव में वो पूर्णतया क्या है, असफल है, निरर्थक है। इसलिए प्रदत्त विश्लेषण के जो वस्तुनिष्ठ समावेश का आशय निर्देशन प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी हितों की अपेक्षा होती है। क्या होती है साहब? अपेक्षा। अपेक्षा है उपेक्षा। अपेक्षा तो कहते हैं उससे उम्मीद, और उपेक्षा उसका तिरस्कार, अपमान। तो यहां ए नहीं ऊ, उपेक्षा। क्या होती है साहब? उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है साहब। अपेक्षा तो है उम्मीद रखना, उपेक्षा उसका तिरस्कार करना, उस व्यक्ति का तिरस्कार करना उपेक्षा है। अपेक्षा से उससे उम्मीद है। अंतर है जमीन आसमान का। ऊ और ए में ही अंतर है बस, केवल। इसके बाद में जो निर्देशन प्रदत्त जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना अति आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में, इन विधियों के अभाव में, इन विधियों से परिचित नहीं होने के अभाव में वो पूर्णतया निरर्थक सार्थक होगा। निरर्थक होगा, एकदम सार्थक नहीं है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 आता है इसके बाद में निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए। किसके लिए साहब? निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। जो निर्देशन कार्यकर्ता हैं उनके लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। पुनः सुनिए, निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? सुनिए ध्यान से। कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का किसी के भी समक्ष, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का किसी के भी समक्ष प्रस्तुत करने से पहले यह अपेक्षा करता है। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, उम्मीद, कि जब जिसके भी समक्ष अपनी बात कहे, जिस व्यक्ति के भी सामने अपनी बात रखे, अपनी बात कहे, वह व्यक्ति उसकी बात को प्रचार, वह उस व्यक्ति उसकी बात को प्रचार करने के स्थान पर गोपनीयता को बनाए रखे। प्रचार प्रसार नहीं करे। कहते हैं ना कि चुप रखना, सब आउट मत करना, इस चीज को, गोपनीय चीज है ये, मेरी सीक्रेट मामला है मेरा, इसको ओपन मत करना। तो क्या करते हैं? उस बात का प्रचार न करें, उसके स्थान पर उसको गोपनीयता बनाए रखे। उसको क्या बनाए रखे? सीक्रेट, गोपनीयता। प्राय विश्वास के अभाव में ही जो समस्याग्रस्त, इसके अभाव में ही समस्याग्रस्त व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए, उस व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी से भी कुछ सहायता प्राप्त करने में संकोच करता है। वह व्यक्ति किसी से भी सहायता प्राप्त करने में क्या करता है? संकोच करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है।
और ये स्वाभाविक है। क्या है साहब? ये स्वाभाविक है कि स्वाभाविक भी है कि वो संकोच की प्रवृत्ति है, संकोच करता है। शुरू शुरू में डायरेक्ट नहीं कहता है, इनडायरेक्ट कहता है, लंबे समय के बाद कहता है, क्योंकि पहले वो उसके स्वभाव को देखता है कि मैं इस बात को कहूं या नहीं कहूं, ये बात सफल होगी या नहीं होगी। इसके बाद में देखिए, क्योंकि इस स्थिति में जो दूषित प्रवृत्ति है, इस स्थिति में जो दोहरी प्रवृत्ति है, दूषित प्रवृत्ति है, उस व्यक्ति का शोषण करने अथवा उसका उपहास करने में, शोषण करने में उस व्यक्ति का और उपहास, मजाक करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनेक जो शोधकर्ता हैं, अनेक कौन है साहब? शोधकर्ता, रुचि और अभिरुचि, शोधकर्ता, रुचि और अभिरुचि आदि से जो संबंधित प्रश्नावलियों के भरवाने के लिए भी विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं उनसे आग्रह करते हैं। शोधकर्ता होते हैं वो रुचि, अरुचि, अरुचि नहीं साहब, अभिरुचि, सॉरी, अरुचि नहीं कहेंगे, रुचि, अभिरुचि, आदि से संबंधित जो प्रश्नावलियां हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, उनके लिए विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनसे वो आग्रह करता है, निवेदन करता है। ताकि जो व्यक्ति है वो इसी भय के कारण इस आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अस्वीकार, रिफ्यूज। इसलिए निर्देशन प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति का विश्वास बनाए रखना, निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विश्वास बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और निर्देशन जो प्रदान करता है, निर्देशन प्रदान करता का प्रमुख कर्तव्य होता है, निर्देशन प्रदान कर्ता का प्रमुख कर्तव्य होता है। क्या होता है साहब कर्तव्य? यदि किसी भी रूप में, यदि किसी भी रूप में निर्देशनकर्ता को कोई जानकारी प्रदान करनी हो, तो अगर निर्देशनकर्ता को किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रदान करनी हो तो वह जानकारी किसी नोटिस, वह जानकारी किसी नोटिस, सूचना, फाइल आदि के रूप में न होकर, अरे सूचना लिखित में कोई फाइल आदि के रूप में न होकर के जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है, व्यक्तिगत रूप से जो प्रदान की जाती है, वो प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार जो प्राप्त जानकारी है, इस प्रकार की जो प्राप्त जानकारी है, व्यक्तिगत सूचनाओं के संबंध में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है,
अत्यधिक जानकारी क्या है साहब? अपेक्षित है। इसलिए निर्देशनकर्ताओं के लिए नैतिक जो आचार संहिता है उसकी बहुत ही आवश्यकता है। निर्देशनकर्ता की जो आचार संहिता है वो बहुत ही नैतिक आचार संहिता नहीं, नैतिक आचार संहिता बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए? निर्देशनकर्ता के लिए। निर्देशन जो कार्यकर्ताओं हैं उनके लिए नैतिक आचार संहिता की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको निर्देशन जो प्रदत्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना आवश्यक है, ये नंबर 1 बताया। नंबर 2 है निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता की बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन जन्म से और मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है साहब। देखिए, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर जीवन है तो निर्देशन है। इसलिए जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है निर्देशन, किसके अनुसार है ये? लिफीवर, टेलेस, जोन्स, टेक्सलर, इन विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है, बताया है कि जो निर्देशन है इसके सिद्धांतों में, इसके अधिनियमों में जो निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी समय सीमा नहीं है। खाओ तो निर्देशन, पियो तो निर्देशन, चलो तो निर्देशन, बैठो तो निर्देशन, जहां देखो वहां निर्देशन ही निर्देशन है। इसलिए निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए निर्देशन जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे की दिशा में बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति आगे की दिशा में बढ़ता है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जैसे जैसे व्यक्ति आगे की प्रक्रिया में क्या करता है साहब? बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, और उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। इसलिए क्या कहा जाता है? संघर्ष ही जीवन है। जीवन समस्याओं से ग्रस्त है, और समस्याएं किसके माध्यम से पूरी की जाती हैं, सॉल्व की जाती हैं, हल की जाती हैं? एक उचित निर्देशन के माध्यम से। किसके माध्यम से साहब? एक उचित निर्देशन के माध्यम से।
जीवन में अनेक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो उनका समाधान किया जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया इसलिए है कि जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो समस्याओं का सामना करना होता है उसको। जीवन में अनेक समस्याएं, इसलिए कहा जाता है कि जीवन ही संघर्ष है और विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त ये जीवन है और एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। और देखिए, इन समस्याओं का वांछित स्तर पर समाधान किए बिना, इन समस्याओं का वांछित स्तर पर समाधान किया जाना, किसी भी प्रकार की प्रगति करना संभव नहीं है। अगर इन समस्याओं का वांछित समाधान नहीं किया गया तो किसी भी प्रकार की कोई प्रगति करना संभव नहीं है। प्रगति करते जाओ, समस्याओं का समाधान करते जाओ। अगर समस्याओं का समाधान होता गया तो प्रगति होती गई, और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रगति नहीं होगी, अवनति होगी। इसलिए प्रगति के लिए वांछित समस्याओं का समाधान समय पर करना बहुत ही आवश्यक है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बड़ा आनंद आ रहा है साहब। देखिए, जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से उनके समाधान की भी आवश्यकता है। अगर जीवन है तो क्या है, समस्याएं हैं, और समस्याओं का समाधान करना बहुत ही आवश्यक है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो प्रगति नहीं, अवनति होगी, प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए समस्याओं के समाधान की जो आवश्यकता है, उसके अनुपात की जो दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति में क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति में क्या हो सकती है साहब? भिन्नता हो सकती है। किसके कारण? देखिए, जो समस्याएं हैं उनका स्वाभाविक रूप से समाधान भी आवश्यक है, और समस्याओं के समाधान की जो आवश्यकता के अनुपात की जो दृष्टि है, समस्याओं के समाधान की जो अनुपात की दृष्टि है, से व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति में क्या हो सकती है साहब? भिन्नता हो सकती है। परंतु यह स्पष्ट है कि किसी न किसी समय, परंतु यह स्पष्ट है कि किसी न किसी समय और किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय एवं किसी न किसी रूप में समस्याओं के समाधान की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी न किसी रूप में समस्याओं के समाधान की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर यह आवश्यक है
कि व्यक्ति को अनुभवशील होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, जिससे कि वो उचित समय पर उन समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अनुभवी। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति अपने परिवार के मध्य शिक्षा प्राप्ति के निरंतर, देखिए व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है, परिवार में पलता पोसता है और परिवार के लिए ही जीता है और परिवार के लिए ही मर जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यावसायिक क्षेत्र में भी, व्यावसायिक क्षेत्र में भी और पद निवृत्ति या वृद्धावस्था की स्थिति में भी उसको समायोजन, एडजस्टमेंट, सहज अधिगम, सरलता से सीखना, सहज अधिगम, सरलता से सीखना, अधिक उपलब्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग करना आदि, ये अनेक जो मैंने प्रकार बताए हैं, अनेक प्रकार जो समस्याओं के समाधान की योग्यता, क्षमता अर्जित करना चाहता है व्यक्ति। इसको दोबारा सुनो, पुनः सुनिए इसको। व्यक्ति अपने परिवार के मध्य शिक्षा प्राप्ति, बड़े ध्यान सुनो इसको, व्यक्ति अपने परिवार के मध्य शिक्षा प्राप्ति निरंतर व्यवसायिक क्षेत्र में तथा पद निवृत्ति, पद निवृत्ति का मतलब जानते हो? रिटायरमेंट, मुक्ति, वृद्धावस्था की स्थिति, सीनियर सिटीजन में समायोजन, सहज अधिगम, अधिक उपलब्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग करने आदि जो अनेक समस्याओं से समाधान की ये योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन्हें अर्जित करना चाहता है। उन्हें क्या करना चाहता है साहब? अर्जित करना चाहता है। इसलिए जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो निर्देशन के सिद्धांत हैं ये। अब समय अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।